जय हिंद। मैं आपकी लाइफ कोच पुणे से नाजिया टीचर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन, जो मैंने खास अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए किया है जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती लेकिन हिंदी वो बखूबी समझते हैं। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 36 और मैं शुरू करती हूँ कि किस तरह से वो सैयद के आखिरी 40वें दिन वाला जो रिचुअल है वो होता है। सैयद ने अपनी जिंदगी में ही ये वसीयत कर दी थी कि मेरा जो संस्कार होगा, जिसे अंतिम संस्कार या जनाजा कहते हैं, जिसे लास्ट जर्नी टू हेवनली अबोर्ड कहते हैं, वो मुंबई में ही किया जाए। वो हमेशा पास की मस्जिद के एक इमाम से बात किया करते थे और उन्होंने बताया था कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उनसे ही मेरी सारी लास्ट के जो रिचुअल्स होंगे वो कराना। वो बातों बातों में इस बात का जिक्र किया करते थे। वो कहते थे कि अगर किसी को शांत, किसी की रूह को सुकून पहुंचाना है तो उस इंसान के जरिए पहुंचाना चाहिए जो खुद सुकून के स्टेट में है, जो खुद मेंटली डिस्टर्ब है। वैसे लोगों को के जरिए हम दिवंगत आत्माओं को या डिपार्टेड सोल को सुकून नहीं भेज सकते। इसलिए वो इस रिचुअल को उन इमाम से ही करवाना चाहते थे। तो वरीशा ने उनको कांटेक्ट किया और उनको रिचुअल करने का सारा हक दिया। जितने भी लोग आए थे 40वें में, उन्होंने सैयद के लिए दिल से बहुत दुआएं की और बहुत सारे लोग वो शामिल हुए थे उनके रिचुअल में जिन्होंने उनको एक एज ए हार्ड वर्किंग, बहुत ही कामी, बहुत ही ईमानदार, डिवोटेड और बहुत ही प्यार करने वाले, केयर करने वाले और इंटेलिजेंट इंसान के जरिए के रूप में देखा था। क्योंकि वो लोग सैयद के साथ, सैयद की जिंदगी में कुछ सालों तक उनसे कनेक्टेड थे और जब भी किसी तरह का कोई डिसीजन मेकिंग उनसे कोई पूछता था तो वो तुरंत डिसीजन बताया नहीं करते थे। वो 2-3 दिन का वक्त मांगते थे। उस मुद्दे को वो बहुत ही इस तरह से फील करते थे जैसे वो वहां पे खड़े हैं और उनके साथ ये चीजें हो रही हैं। और फिर वो 2-3 दिन के बाद जब किसी रिजल्ट पे पहुंचते थे तब उस इंसान को कनेक्ट करके बताया करते थे कि आपके मुद्दे को मैंने इस तरह से हर रोशनी में देखा, खुद को भी खड़ा करके देखा, आपको भी खड़ा करके देखा। तो मैंने देखा कि हर वो डिसीजन जो सोशल मामले में लेना चाहिए वो ह्यूमैनिटी बेस्ड होना चाहिए। और इस तरह से वो लोगों की हेल्प किया करते थे, बहुत अच्छे तरीके से बताया करते थे ताकि रिश्ते बने रहें, बिगड़े नहीं और जिंदगी सुकून से उनकी भी चले, जैसे कि हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी सुकून से चले। और इस तरह से सारे लोग उनकी रूह को ब्लेसिंग्स भेजते हुए फातिहा में शामिल होते हैं और फिर वरीशा को दुआएं देते हुए हैदर, वरीशा, फायजा और रदिया मेहरान से विदा हो जाते हैं। फायजा बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग लेडी थी। वो समझ जाती हैं कि अगर इस सिचुएशन में मैंने खुद को नहीं संभाला तो वरीशा का सब्र टूट जाएगा। क्योंकि वरीशा अपने पापा से बिल्कुल उतना ही कनेक्टेड थी जितनी फायजा अपने शौहर से थी, बस रिश्ता अलग था। उतने साल फायजा 1 साल ज्यादा कनेक्टेड थी सैयद से और वरीशा 1 साल बाद पैदा हुई थी शादी के, तो वो 1 साल कम कनेक्टेड थी। लेकिन दोनों अपने अपने रिश्ते में सैयद से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। तो कहीं यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं था कि बीवी को ज्यादा तकलीफ होगी, बेटी को नहीं। रिश्ता अलग है लेकिन इमोशंस सैयद से जुड़े रहने वाले और उनके केयर को, उनकी मोहब्बत को मिस करना दोनों के लिए बिल्कुल बराबर ही था। और इस तरह से फायजा खुद को नमाज, तिलावत और तस्बीह पढ़ने में बिजी कर लेती है ताकि वो खुद का सुकून खुद अल्लाह से मांगती रहे और वरीशा के लिए माँ और बाप अब दोनों बन सके। और इसलिए शाहदा, वरीशा और रदिया, उन तीनों ने डिसाइड किया कि कुछ
महीनों तक, जब तक कि फायजा सेटल नहीं हो जाती इमोशनली, उनको रात में अकेले नहीं सोने देंगे और बारी बारी से ऑल्टरनेट डेज करके कभी शाहदा वरीशा रदिया, फिर शाहदा वरीशा रदिया, ऐसे करके वो लोग फायजा के साथ उसके बेडरूम में सोने लगे, ताकि उसका जो घाव वक्त ने उसको लाइफ पार्टनर खोने का दिया है वो उसका भर जाए। और वैसे तो ये बहुत ऐसा घाव है जो कभी भरता नहीं जिंदगी में, लेकिन कहते हैं वक्त खुद एक नेचुरल हीलर होता है, एक जख्म को ठीक करने की दवा होता है वक्त, जो धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। तो वो वक्त आने तक ये तीनों उसको इमोशनली सपोर्ट करना चाहते थे, इसलिए उनके साथ उनके बेडरूम में सोने लगे। धीरे धीरे फायजा ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये लॉ ऑफ नेचर है, जो आया है उसको जाना ही है। आज सैयद चला गया, कल मैं भी चली जाऊंगी, धीरे धीरे जो आया है सब चला जाएगा। तो इस चीज को एक्सेप्ट वो करने लगी और वो अपने को सैयद से हमेशा कनेक्ट करने लगी। किस तरह से? दुआओं में। कहते हैं कि जब सोल दुनिया से डिपार्ट कर जाती है दूसरी दुनिया में, तो सिर्फ दुआएं ही हम दोनों को कनेक्ट कर सकती हैं, दो इंसानों को, जो एक दुनिया में है और जो एक हेवनली अबोर्ड में चला गया है, उसको कनेक्ट करने के लिए दुआएं जो बहुत पाक मन से की जाती हैं वही उनको कनेक्ट कर सकती हैं। और इसलिए वो अपने सोल की बहुत ज़्यादा प्योरिटी पे ध्यान देने लगती है, ताकि वो सैयद से कनेक्ट कर पाए दुआओं के जरिए। कहते हैं कि जो हेवनली अबोर्ड में चला जाए उसे याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो ये तो लॉ ऑफ नेचर है, ये तो सबके साथ होता रहेगा। आप उस इंसान से पूछिए जिसने अपना बहुत ही मोहब्बत करने वाला एक फैमिली मेंबर खो दिया हो, कैसे नहीं कनेक्ट करेंगे वो उनसे। उन्होंने उनसे 25 साल 30 साल का मोहब्बत का रिश्ता बनाया होता है, अपना वक्त अपना एफर्ट उनके साथ लगाया होता है, तो उनको वो कैसे मिस नहीं करेंगे। तो इस तरह से फायजा कहीं ना कहीं 24 घंटे में आधा घंटा ही सही, जब वो जानमाज पे बैठा करती थी, तो सैयद से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा वक्त उसको लगता था, क्योंकि उस वक्त वो अल्लाह से भी कनेक्ट होती थी। और कहते हैं मरने के बाद सब अल्लाह के यहाँ चले जाते हैं, तो जब तक हम अल्लाह से कनेक्ट नहीं करते तो फिर मरी हुई रूह से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो जानमाज उसको सबसे ज्यादा सुकून की जगह लगती है सैयद से कनेक्ट करने के बाद। वो नमाजें पढ़ती है, तिलावत करती है, तस्बीह पढ़ती है और आंख बंद करके वहां पे 5 मिनट ऐसे बैठती है जैसे सैयद के रूबरू हो। और इस तरह से सैयद के मरने के बाद भी फायजा की मोहब्बत उससे जुड़ी हुई होती है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिससे हम जितने ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ना, उतने ज्यादा डिविनिटी को समझ पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस हैप्पी मोड में नहीं होते, सैड मोड में भी बहुत सारी लाइफ की लर्निंग हमें मिलती है। और ये फायजा की जिंदगी का वो मोड था जहां से वो अपनी डिविनिटी से ज्यादा कनेक्ट कर पा रही थी। और इस तरह से उसको कहीं ना कहीं सैयद की सोल से कनेक्शन फील होता है। और वो वरीशा को अक्सर बताया करती है कि मुझे तुम्हारे पापा की प्रेजेंस फील होती है जब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ और जब मैं उनसे कनेक्ट करना चाहती हूँ। और इसलिए अब मैं अपना बुढ़ापा बिल्कुल वैसे ही बिताऊंगी जैसा तुम्हारे पापा मुझे बुढ़ापा बिताना एक्सपेक्ट करते थे मुझसे। वो चाहते थे कि मैं रहूं ना रहूं, फायजा तुम अपना ख्याल जरूर रखना। और सिर्फ वही नहीं चाहते थे, मैं भी उनसे कहती थी कि अगर मैं चली जाऊं आपसे पहले तो आप अपने बुढ़ापे को ऐसे मुर्दार मत बनाइएगा, क्योंकि आप तो जिंदा होंगे ना, और हम दोनों तो लाइफ पार्टनर हैं। अगर मैं नहीं रहूंगी आप रहेंगे तो आपके जरिए मैं वहां से खुश होती रहूंगी देख के कि आप अपनी जिंदगी के जो बचे हुए लास्ट पल हैं उनको आप मेरी एब्सेंस में मेरी प्रेजेंस समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह से फायजा बताती है कि तुम्हारे पापा कहा करते थे कि अपनी सेल्फ केयर करना और मेरी पसंद के जो कपड़े हैं जो तुम्हारे ऊपर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उन कपड़ों को मेरे मरने के बाद भी पहना करना। वो बताती है कि मरने के बाद सिर्फ जिस्म खत्म हो जाता है, रूह ट्रांसफर हो जाती है हेवनली अबोर्ड में, और रूह कभी मरती नहीं। वो
कहते हैं ता क़यामत तक जिंदा रहती है। तो वो डेली सदका निकालना शुरू कर देती है सैयद के नाम से, और उस सदका को एक बॉक्स में रख देती है, और एक वक्त के खाने के बराबर सदका वो डेली निकालती है। और फिर महीने के आखिर में वो उसको ले जा करके, क्योंकि 30 दिन का एक इंसान का खाना का अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, तो वो ले जा करके ऑर्फनेज में दे देती है कि किसी एक बच्चे का महीने भर का पेट उससे भर जाएगा। और इस तरह से वो छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने जाया करती है वहाँ पे। और जब वो खिलाती है तो उसको ऐसे फील होता है जैसे वो सैयद को खाना खिला रही है। और ये सारा ध्यान वो रखती है अपनी ज़िंदगी में। अपनी 24 घंटे के में से हमें जितना वक्त वो सैयद को दिया करती थी, उतना उसने सोशल वर्क में लगा दिया फायजा जी ने। और इस तरह से उन्होंने पहले आप रेस्टोरेंट से हेल्प ले ली खाना बनाने के लिए। घर पे जब भी वो रिचुअल्स कराती थी सैयद के शांति के लिए, तो वहाँ और लोगों को पैक्ड फूड बांटा करती थी ज़रूरतमंदों को। उसके लिए पहले आप रेस्टोरेंट से वो खाना बनवा करके मंगा लिया करती थी। और शाहदा भी ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेती रहती है, क्योंकि वो बच्ची होती है, वो बच्चे से कनेक्ट कर पाती है, तो वो भी उनके साथ ऑर्फनेज जाया करती है बच्चों को खाना खिलाने। और इस तरह से वो संडे को ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, ताकि ये सबके लिए कन्वीनियंट रहे। उस संडे पे जो सोशल वर्क डेजिग्नेटेड संडे उन्होंने अब बना रखा था, क्योंकि पेरेंट्स ओल्ड एज में आ गए थे और सोशल सर्विसेज करने का बहुत मन करता है ओल्ड एज में, क्योंकि जब वो यंग होते हैं तो उनके सर पे इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, माँ बच्चों को पालना होता है, जॉब करना रहता है, इतने सारे टारगेट्स रहते हैं, तो रेगुलर वक्त कभी नहीं भी निकाल पाते हैं बहुत सारे कपल्स। तो इस एज में अपनी जिम्मेदारियों से वो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके होते हैं। तो वो एक सोशली डेजिग्नेटेड संडे उन्होंने रखा था अपने मंथली प्लान में, और उसी पे सारे लोग प्लान करके जाया करते थे ऑर्फनेज फायजा के साथ। और इस तरह से उन्होंने फायजा ने अपनी इस एक्शन से अपने बच्चों को सिखाया कि जब हम अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ही लविंगली कनेक्टेड होते हैं दुनिया में, तो उनके मरने के बाद भी उनसे हम कनेक्टेड होते हैं और उनके लिए कुछ कुछ काम करते रहते हैं, ताकि सोल एक दूसरे को दुआ देती रहे। और यहीं पे ये लेसन खत्म होता है। और इस लेसन सुंदरबन का ये टेक अवे है। मैं हर चैप्टर के नीचे मैंने यहाँ पे टेक अवे लिखा है बोल्ड लेटर्स में। तो ये कहता है कि सुंदरबन बहुत सारे चैलेंजेस से भरा हुआ होता है, लेकिन ये सबकी जिंदगी में आता है, हर इंसान की जिंदगी में आता है। क्यों? क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी ऑफ लर्निंग, और जब जिंदगी सीखने की जर्नी है तो वहां पे चैलेंजेस आएंगे ही। चैलेंजेस को ही तो पार करके करने को हम सीखना कहते हैं। तो बीइंग अ टीचर, मैं जब बच्चों को मैथ सम वर्ड प्रॉब्लम्स कभी भी एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल लाइफ स्किल्स की तरह होती है। लाइफ स्किल ही इन्फ्यूज करती है बच्चों में। एक सिचुएशन दिया जाता है, फिर बच्चों को उसमें बताया जाता है इसको पढ़ो, इसको समझो, और अब बताओ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। फिर बच्चे स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं। बहुत बार नहीं कर पाते तो हेल्प लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होती है लाइफ की चैलेंजेस, लाइफ लर्निंग की। उसको समझना उसको पहली स्टेप होती है। समझने के बाद ये समझना कि यहाँ पे क्या चीज मुझे हेल्प करेगी। अगर ये समझ गए तो ये अगला स्टेप ये है कि किस इंसान की हम हेल्प ले सकते हैं इसको सॉल्व करने में। और अगला स्टेप अगर हमें ये रियलाइज हो जाए कि इसको हमें ही सॉल्व करना है, हम किसी की मदद के बिना ही करना है, अकेले करना है, तो फिर वो खुद से सीख करके करना होता है। और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसमें लगता है हम दूसरों की हेल्प, बड़ों की थोड़ी हेल्प ले करके कर सकते हैं, तो अपने फर्स्ट फैमिली को ये बातें जरूर बतानी चाहिए। क्योंकि अगर वो आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, जिस घर में बच्चों को माँ बाप बहुत
अच्छी तरह से समझने के प्रोसेस से गुजरे होते हैं, वैसी फैमिली में माँ बाप समझ जाते हैं अपने बच्चों की प्रॉब्लम। और अगर उन लोगों ने इन्वेस्ट ही नहीं किया है अपना वक्त और अपना टाइम बच्चों के ऊपर, और निकल गए बच्चों की जिंदगी के 25-30 साल ऐसे ही, तो वहाँ वैसी वैसी सिचुएशन में पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी जगह पे आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आजकल सोशल मीडिया पे देखिए, हर टेक्नोलॉजी का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया पे जो इंस्टाग्राम पे लाइफ कोचेस के रील्स होते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मेरे इंस्टाग्राम पे हैं 2-3 लाइफ कोच जिनको मैं सुनती हूँ, और इमोशनल कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स को भी मैं फॉलो करती हूँ। और जया किशोरी जी हैं, वो बातें तो वो भजन के जरिए करती हैं, लेकिन लाइफ स्किल से जुड़ी हुई भी बहुत सारी बातें बताती हैं, और यंग लीडर हैं तो मैं थोड़ा उनसे कनेक्ट कर पाती हूँ। उनके साथ ही साथ बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स जो उर्दू शायरी से भी, शायरी के प्लेटफॉर्म से मिल जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, ब्लूमिंग बर्ड्स हैं राइटिंग फील्ड में भी, जो बहुत प्यारी प्यारी बातें बताते हैं। तो उन सब जगह से हो सकता है कोई कोटेशन आपकी सिचुएशन को सूट कर जाए और आपको रास्ता दिखा दे, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर ये समझने के बाद भी कि नहीं, यहाँ से कहीं से भी हेल्प नहीं मिल रही है, तो आप खुद को डिविनिटी से जरूर कनेक्ट करें, क्योंकि वो फिर हेल्प भेजता है। देखिए, मोटिवेशनल कोट्स हों, चाहे जया किशोरी जी की बातें हों, चाहे उर्दू शायरी से कोई किसी शायर की बहुत अच्छी बातें हों, ये सारी बातें बुलवाता कौन है मुंह से? वही तो बुलवाता है ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। तो इस फेज से जरूर गुजरिएगा, देखिएगा अगर आपकी लाइफ चैलेंजेस में सूट हो रहा है तो उसको अप्लाई कर लीजिएगा, नहीं सूट हो रहा है तो आगे अगला स्टेप देखिएगा कि आपको अब फिर काउंसलर की भी जरूरत पड़ सकती है। काउंसलर्स आजकल बहुत बढ़ रहे हैं हमारे देश में। क्यों? क्योंकि मशरूम लाइक सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग नहीं है सब बच्चों का अपनी अपनी फैमिली में। तो काउंसलर जो होती है वो पेरेंट्स से भी इस तरह से कनेक्ट करती है, बच्चे से भी इस तरह से कनेक्ट करती है कि किसी भी फैमिली मेंबर का ईगो बीच में नहीं आता, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे वो ले आती है बच्चों को और पेरेंट्स को। तो यहाँ पे काउंसलर की हेल्प बहुत ज़रूरी है। ये प्रोफेशन है, बहुत सारे काउंसलर्स से मैं जुड़ी हुई हूँ। बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि हर स्कूल में एक आजकल काउंसलर होता है जो बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है और उनको प्रॉब्लम से निकालता है। वो एक डॉक्टर होती है थॉट्स प्रोसेस की, कि किस तरह से अगर आपके दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट की जंग है तो छोटा बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता। अपने कहते हैं ना, अपने जहन की महाभारत में वो विजयी नहीं हो पाता, उसे कृष्ण की जरूरत पड़ती है। और ऐसी जगह पे जो टीचर्स होते हैं, जो बहुत ही कनेक्टेड होते हैं बच्चों से, जो उनको इस प्रॉब्लम से निकालने का मोटो रखते हैं, वैसे टीचर्स उनको जरूर जरूर से हेल्प कर देते हैं और बच्चा उस सिचुएशन से निकल आता है। और अगर यहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट काउंसलर लेवल के बाद एक लेवल और है वक्त, जो हर घाव का को भर देता है। लेकिन उसके लिए फिर बहुत सब्र चाहिए होता है, और बच्चे छोटे होते हैं। बच्चों को मैं ये गाइडलाइन नहीं दूंगी कि आप सब्र कर लो, मैं ये गाइडलाइन बुजुर्गों के लिए दे रही हूँ जिन्होंने ये सारे स्टेप्स आजमा लिए हैं, और आजमाने के बाद कहीं से भी उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वेट करिए वक्त आने का जब चीजें संभल जाएंगी, और दुआएं लेते रहिए अपने अपनों की, बहुत असर होता है दुआओं में। और मैं यहीं पे इस लेसन की जो टेक अवे है कि हर इंसान की जिंदगी में ऐसी चीजें आती हैं, बहुत सारी लाइफ स्किल्स, बहुत सब्र, बहुत सेल्फ कंट्रोल और बहुत यकीन चाहिए अपनी फैमिली के अंदर। बहुत स्ट्रॉन्ग और मैच्योर बना देते हैं ऐसे सेलाइन एक्सपीरियंस जिंदगी के हमें। और याद रखिए कि जब जिंदगी हमारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर डाल रही है ना, तो ये उसका ग्रीन सिग्नल होता है कि अब तुम पॉजिटिविटी लेवल तुम्हारी बॉडी में बहुत बढ़ने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है। सब्र रखिए, यकीन रखिए अपने फैमिली में, अपने बनाने वाले में। और ये शेर मेरा जो मैंने लिखा है उसको हमेशा याद कर लीजिएगा, दुआएं मेरे अपनों की एक साया कर देती हैं,
दुआएं मेरे अपनों की एक साया कर देती हैं, जिंदगी की धूप जब तेज हुआ करती है, जिंदगी की धूप जब तेज हुआ करती है। जुड़े रहिए मुझसे इसी तरह से बहुत अच्छी लाइफ स्किल सीखने के लिए। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे देश के वुड बी सिटीजन बनने वाले हैं आप सारे के सारे बच्चे, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अराउंड द कंट्री। और मैं चाहती हूँ कि बहुत हेल्दी सिटीजन्स इंडिया की डेमोक्रेसी संभालने के लिए तैयार हो। इसलिए मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल खोला है और अपनी चैनल पे ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल हो जाए और आपकी मेंटल पीस, मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना के रखे। और इसके साथ ही मैंने इन सारे एपिसोड्स को इंग्लिश में भी पढ़ा है, क्योंकि बाकी देश जो है वहाँ भी बच्चे हैं और बच्चों से कनेक्ट होना एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है। वो बनती ही इसीलिए टीचर है ताकि वो टेंडर सोल्स को बहुत अच्छी तरह गाइड कर सके कि उनकी ज़िंदगी में सब अच्छा होता रहे, कुछ बुरा ना हो। और अगर किसी भी तरह से वो हेल्प नहीं कर पा रही है उनके सिचुएशन में, तो दुआएं तो दे ही सकती है। सो आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विशेस फॉर ऑल माई लवली चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, दोज हु आर लर्निंग लाइफ स्किल्स ऑन माई चैनल throughout the world, to keep blessing, stay blessed. Jai Hind.